भूखे रह जाना मंजूर, पर बच्चों के हाथ में ये चीज़ें भूलकर भी न दें। नमस्कार दोस्तों। तो आज की प्रेरणादायक कहानी शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको बुढ़ापे में बच्चों की क्रूरता का सामना करना है तो अपने बच्चों को इन तीनों पर छोड़ दें। ऐसा होने पर मन में ये सवाल आता है कि अगर आपको ऐसे दिन देखने पड़े तो बच्चों के बिना जीना कभी भी अच्छा है। कभी कभी बेटा और बहू अपने माता पिता को भीख मांगने, उनका अपमान करने या उन पर हाथ उठाने के लिए मजबूर करते हैं। यह सब देखकर मन में यह विचार आता है कि क्या इसलिए माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं। लेकिन कई बार माता पिता खुद ही ऐसी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। बच्चे ऐसे पैदा नहीं होते, वे ऐसे बनाए जाते हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह एक नालायक बेटे की कहानी है जिसे सुनने के बाद आप खुद इससे कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की प्रेरणादायक कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक शहर में मनोज नाम के एक सज्जन रहते थे। वो एक छोटे दर्जे की सरकारी नौकरी में थे। उनकी पत्नी का नाम सीमा था। सीमा अपने पति का बहुत आदर करती थी और उनकी आय के अनुसार घर चलाती थी। उनके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उनकी बेटी की शादी हो चुकी थी और उनका बेटा विनय उनके सपनों का केंद्र बिंदु था। मनोज और सीमा ने विनय की शिक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उसे बेहतरीन स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला दिलाया। इंटरमीडिएट के बाद विनय आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। उसने वहाँ बहुत मेहनत की और आखिरकार उसे अच्छी नौकरी मिल गई। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक अमीर परिवार की लड़की रश्मि से हुई और उनकी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन विनय रश्मि को लेकर घर आया और अपने माता पिता को बताया कि वह उससे शादी करना चाहता है। विनय की खुशी में सहमति जताते हुए मनोज और सीमा ने खुशी खुशी विनय और रश्मि दोनों की शादी करवा दी। रश्मि सुशिक्षित और आकर्षक थी। घर में उसके आने से मनोज और सीमा बहुत खुश रहते थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे बेटे और बहू के व्यवहार में बदलाव आने लगा। रश्मि एक अमीर परिवार की लड़की थी और उसे स्वतंत्र जीवन जीने की आदत थी। उसे अपने ससुराल वालों की छोटी छोटी बातों पर चिढ़ आने लगी। वह इन बातों के बारे में विनय से शिकायत करती थी। विनय उसे समझाता था कि थोड़ा और सहन कर लो और माँ और पिताजी से अगर तू अच्छा व्यवहार करेगी तो इस सारी संपत्ति का मालिकाना हक अपने नाम हो जाएगा। उसके बाद जो तुझे चाहिए वही होगा। विनय की इस मानसिकता के कारण रश्मि अपने सास ससुर की बताई सारी बातें सुनती थी। वह बाहर से उनसे सहमत दिखती थी, यानी उनके सामने एकदम खुश रहती थी, लेकिन उसके मन में उनके प्रति असंतोष बढ़ता ही गया। धीरे धीरे इस रिश्ते में प्यार और आदर कम होने लगा। एक दिन अचानक मनोज जी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी, इसलिए सीमा उन्हें तुरंत अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि उनकी जान बचाने के लिए आपको बहुत सारे पैसों का इंतज़ाम करना होगा। परेशान सीमा जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जो पैसे बचाए थे वह उनकी बीमारी के लिए काफ़ी नहीं है। तुम किसी तरह पैसों का इंतज़ाम करो। पैसे का नाम सुनकर विनय बोला, माँ, मैं इतनी जल्दी इतने बड़े पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करूँ। मैंने अपने नए ऑफिस के लिए जगह देखी है, उसके लिए बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं। अचानक इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम करने की मेरी क्षमता से बाहर है। माँ ने समझाया, बेटा, तुम्हारे पिताजी को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। क्या तुम अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से कर्ज लेकर पैसे जमा कर सकते हो? पिताजी ठीक होने पर हम उनके पैसे वापस कर देंगे। विनय बोला, माँ, मैं पहले ही कह रहा था कि पिताजी अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दे, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। सीमा बोली, बेटा, यह इन बातों का समय नहीं है। पहले तुम्हारे पिताजी का इलाज होना चाहिए। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि वह ठीक होने के बाद मैं यह पहला काम करूँगी। विनय थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल गया और फिर वापस आया और बोला, माँ, चिंता मत करो, पैसों का इंतज़ाम हो गया है, लेकिन मैंने यह पैसे 1 महीने में वापस करने की शर्त पर लिए हैं। पर अगर मैंने समय पर पैसे वापस नहीं किए तो मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। माँ बोली, बेटा, तुम्हारे पिताजी ठीक होने के बाद हम किसी भी हालत में उनके पैसे उन्हें दे देंगे। अब तुम उनकी तबीयत पर ध्यान दो। थोड़ी देर बाद रश्मि ने विनय को अलग से लेकर पूछा, तुमने इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से किया? विनय ने रश्मि को बताया,
मैंने वो पैसे किसी से उधार नहीं लिए हैं। यह मेरे खुद के पैसे हैं, लेकिन उन्हें पिताजी के इलाज पर खर्च करना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। माँ इसे कर्ज समझेगी और जल्द ही सारी संपत्ति हमारे नाम कर देगी। इस तरह हमें बाबूजी की पूरी संपत्ति मिल जाएगी और अपने ऑफिस का मालिक भी बन जाऊंगा। रश्मि ने इस पर सहमति जताई। मनोज जी का कुछ दिनों तक अस्पताल में इलाज चलता रहा। उनकी तबीयत सुधरने के बाद सीमा उन्हें घर ले आई। उन्हें पता था कि उनके बेटे ने इलाज के लिए पैसे उधार लिए हैं, इसलिए एक दिन सीमा ने मनोज से कहा कि हमारे बेटे पर बहुत कर्ज हो गया है, आप अपनी संपत्ति उसके नाम क्यों नहीं कर देते। मनोज बोले, सीमा सोचो, यह हमारी बुढ़ापे की पूंजी है। यह सब उसे अभी ही देखकर हम खुद को असहाय नहीं कर सकते, और जो कुछ मेरा है वो आगे चलकर आखिर विनय का ही होगा। सीमा ने पति को समझाया कि आज हमारे बेटे ने आपके इलाज के लिए कर्ज लिया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कल हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वही हमारा सहारा होगा। सीमा के बार बार विनती करने पर मनोज ने आखिरकार उनकी सारी संपत्ति उनके बेटे को हस्तांतरित कर दी। संपत्ति बेटे के नाम होने के बाद विनय और रश्मि का व्यवहार तेजी से बदल गया। एक दिन सीमा ने रश्मि से कहा, बहू क्या तुम तुम्हारे पिताजी के लिए दलिया बना दोगी। रश्मि ने गुस्से भरे स्वर में कहा, एक मिनट रुकिए माँ, मैं कागज़ और पेन लाती हूँ, फिर आप एक पूरी लिस्ट बनाइए और मुझे बताइए कि क्या क्या बनाना है। सीमा ने बहू से पूछा, तुम क्या कर रही हो, मुझे समझ नहीं आया। रश्मि स्पष्ट रूप से गुस्से में बोली, अगर बाबा को दलिया चाहिए तो आप उसे अपने हाथों से क्यों नहीं बना सकती, आपको हर बार मुझे ही क्यों बताना पड़ता है। यह कहकर रश्मि अपने कमरे में चली गई। सीमा ने अपने पति मनोज से कहा, ऐसा लगता है कि बहू दिन भर के काम से थक गई है, इसलिए वह इतनी गुस्से में है। आप चिंता मत करिए, उसका गुस्सा शांत होते ही वो आकर आपसे माफ़ी मांगेगी। सीमा बोली, आज मैं खुद ही आपके लिए दलिया बनाती हूँ। यह कहते हुए सीमा ने दलिया बनाया और अपने पति को खिलाया। अगले दिन सीमा जब रसोई घर में गई तो उसने झटका लगा। उन्होंने देखा कि रसोई घर बंद है। सीमा ने रश्मि को फ़ोन किया। रश्मि ने जल्दी से उत्तर दिया, माँ आप इतना चिल्ला क्यों रही है। सीमा ने पूछा, आज तक रसोई घर और पूजा की जगह कभी बंद नहीं थी, और यह आज ऐसा क्या हो गया। रश्मि बोली, अब उसे ताला लगाना जरूरी हो गया है, क्योंकि इस घर में हमेशा भूखे रहने वाले भूखे जानवर रहते हैं। अब यह घर किसी मंदिर का भंडारा नहीं है जहाँ बार बार अन्न परोसा जाए, इसलिए मैंने उसे ताला लगा दिया है। सीमा ने पूछा, क्या अब हम तुम्हारी नज़रों में हम जानवर हो गए। रश्मि बोली, मैं आपकी भूख से तंग आ गई हूँ, अब मैं तय करूँगी कि आपको कब और कौन सा अन्न मिलेगा। रश्मि के ये शब्द सुनकर सीमा का खून खोल उठा। वह बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें जानवर कहने की और हमारे खाने का हिसाब रखने की। यह घर हमारा है और हम इतने गरीब नहीं हैं कि हम गिन गिन कर और तोल तोल कर खाना खाएं। जब विनय को यह सब पता चलेगा तो वह तुम्हें सही सबक सिखाएगा। रश्मि बोली, मुझे तुम्हारी धमकियों से डर नहीं लगता, और यह विनय को सब कुछ पता है, इसलिए उसने तुम्हारी सारी संपत्ति अपने नाम की है। अब आप लोग हमारे कब्जे में हैं, और हाँ, अब आपको इस घर में मुफ्त में खाना नहीं मिलेगा। बाबा बीमार है, लेकिन आप तो स्वस्थ हैं। अब आपको घर के सारे काम करने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हें बाहर निकालने में हमें देर नहीं लगेगी। बहू से ऐसी बातें सुनकर सीमा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उनकी आंखों से आंसुओं से भर गई। यह देखकर मनोज बोले, सीमा यही वजह थी मैं विनय को संपत्ति हस्तांतरित नहीं करना चाहता था। मुझे पता था हमारे हाथ खाली होते ही लोग हमें लात मारेंगे। अब अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो सारे काम खुद करो, नहीं तो हमें बाहर फेंक दिया जाएगा। रात को जब विनय घर आया तो सीमा ने रोते हुए उसे पूरी कहानी बताई। सीमा बोली, बेटा क्या हम इस घर के जानवर हैं। तेरी पत्नी रश्मि हमें ऐसा कहती है, क्या हम तुम्हारे माता पिता या कोई नौकर है। विनय बोला, माँ आप कौन से ज़माने में जी रही हैं। आज के ज़माने में न पिता बड़ा होता है, न भाई बड़ा होता है, न कोई और। सबसे बड़ी चीज़ पैसा है। उसने कहा, आज से जो कोई मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी बोलेगा तो वह मुझे पसंद नहीं आएगा। आपको उसकी बात माननी होगी, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। सीमा को आशा थी कि उनका बेटा उनकी सुनेगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हुआ। इसके बाद रश्मि ने उनका खाना कम कर दिया और उन्हें बासी खाना देने लगी। धीरे धीरे सीमा की भी तबीयत बिगड़ने लगी।
एक दिन मनोज ने रश्मि से कहा कि सीमा बहुत कमज़ोर हो गई है, उसे आज रात मेरा खाना मत देना और उसे कुछ अच्छा खाने को देना। रश्मि ने कठोर स्वर में उन्हें ताना मारा। अगले दिन सुबह सीमा ने देखा कि मनोज सो रहे थे और उनके मुंह से खून बह रहा था। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को बताया, उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। सीमा पैसे न होने के कारण अपने बेटे विनय के ऑफिस पहुंची और भीख मांगकर मदद की गुहार लगाई। उन्होंने विनय के पैरों पर गिरकर विनती की। विनय ने माँ के चेहरे पर 10 रुपए के नोटों का एक गट्टा फेंक दिया और कहा, मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यह कहते हुए वह वहाँ से चला गया। वहाँ मौजूद एक सुरक्षा गार्ड यह सब देख रहा था। उसने सीमा जी को उठाया, उन्हें पानी पिलाया और पूछा कि क्या विनय सर सच में आपका बेटा है। गार्ड ने सीमा जी की मदद के लिए रक्तदान करने की पेशकश की। थोड़ी देर बाद विनय मीटिंग खत्म करके बाहर आया और अपनी माँ को वहाँ बैठा देखकर गुस्सा हो गया। वह माँ को खींच रहा था कि गार्ड आया और उसने विनय के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। गार्ड ने सीमा जी के पैरों को छूकर कहा, माँ मेरे पैरों पर गिरकर मुझे पाप का भागीदार मत बनाओ। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, मैं आपके लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। उसी समय डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने सीमा जी को बताया, माँ हमें अफसोस है कि हम आपके पति को नहीं बचा पाए। अगर 2 घंटे पहले खून का इंतज़ाम हो जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। यह सुनकर सीमा जी पूरी तरह से टूट गई। सीमा जी को उनकी बेटी सुमन का फ़ोन आया, जिन्होंने उन्हें बताया कि पिताजी अब नहीं रहे। जब रश्मि को पता चला कि सुमन अगले दिन आ रही है तो विनय और रश्मि ने मिलकर सीमा जी को मारने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने खीर में जहर मिलाने की योजना बनाई। सुमन के पास घर की चाबी थी और वह उसी दिन अचानक घर आ गई। उसने उनका पूरा षड्यंत्र फ़ोन पर रिकॉर्ड किया। सुमन ने अंदर आकर रश्मि के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे सारी संपत्ति वापस ले ली। सीमा जी ने विनय और रश्मि को माफ़ नहीं किया। पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। सीमा जी ने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी सुमन और मनोज जी की जान बचाने की कोशिश करने वाले उस सुरक्षा गार्ड को हस्तांतरित कर दी। कहानी से मिलने वाली 3 महत्वपूर्ण सीख। मित्रों, इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखनी चाहिए। अपनी आर्थिक सुरक्षा बनाए रखें। जीवन में हमें कभी भी अपने हाथ खाली नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि जब हमारे हाथ खाली होते हैं तो हमें अपने ही लोगों से तिरस्कार मिलता है। लगाव, आसक्ति बनाए रखें। बच्चों को बचपन से इतना दूर नहीं रखना चाहिए कि वे हमसे दूर हो जाए, क्योंकि रिश्ते आसक्ति पर आधारित होते हैं। अगर आसक्ति है तो रिश्ता है, अन्यथा कुछ नहीं। संस्कृति और संस्कार सिखाएं। अंग्रेजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ हमें उन्हें अपनी संस्कृति और संस्कार भी सिखाने चाहिए। अगर वे अपनी संस्कृति नहीं सीखेंगे तो वे विदेशी संस्कृति अपना लेंगे। अगर आपने बचपन से ही अपने संस्कार सीखे होंगे तो आप अपने कर्तव्य और धर्म से कभी दूर नहीं भागते। श्रोताओं, इस कथा के बारे में आपकी राय क्या है? हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।